प्रिय भैया बहनों, आज हम लोगों का टॉपिक है राशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। मुख्यतः दो प्रकार की राशियां होती हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशियां। अभी तक हम लोगों ने राशियों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त की। अब उसी बात पर हम लोग थोड़ा विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे। क्या होती हैं सदिश राशियाँ और क्या होती हैं अदिश राशियाँ, किस तरीके से इनको हम जान पाएंगे कि किन राशियों को हम सदिश के अंतर्गत रखेंगे, किन राशियों को हम अदिश के अंतर्गत रखेंगे। तो थोड़ा इसी पे चर्चा करते हैं। सदिश राशियाँ कौन सी राशियाँ होती हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटी कोई क्वांटिटी होती है जिन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी नीड होती है। वो राशियाँ क्या होती हैं, वो क्वांटिटी जो होती हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। दूसरी भाषा में हम अगर ये कहें कि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए हमको परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, वे राशियां सदिश राशियों के अंतर्गत रखी जाती हैं। दूसरी बात, अदिश राशियां। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन राशियों को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। वे राशियां स्केलर क्वांटिटी होती हैं, यानी अदिश राशियों के अंतर्गत उसको रखते हैं। ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। इसको इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन इसको हम समझेंगे कैसे कि डायरेक्शन कैसे, कहाँ किसको नीड पड़ रही है, किसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की नीड पड़ रही है, तो इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे हमने क्या कहा, और सदिश राशियां क्या है, सदिश राशियों में कुछ राशियां मुख्यतः क्या होती है, जैसे बल, तो बल सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है। ये सारी राशियां सदिश राशियों के अंतर्गत आ रही हैं। जबकि चाल, दूरी, समय, दाब, ऊर्जा, ताप, आवृत्ति ये सभी अदिश राशियों के अंतर्गत आती है। मैंने कहा मुख्यतः दो राशियां होती हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा स्केलर क्वांटिटी। एक और दूसरी तरीके की राशि होती है जिसको हम टेंसर कहते हैं, वो हम अभी आपको डिफाइन करते हैं। वो क्या होता है, इसके अंतर्गत ये आता है धारा, जड़त्व, प्रतिबल, आवृत्ति। तो इसको भी हम इन दोनों के बाद इसको डिस्क्राइब करते हैं। होता क्या है, जैसे अब यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं सदिश राशि। सदिश राशि कौन सी राशि है, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, आवेग, संवेग, बल, आघूर्ण, ये आपकी है सदिश राशि। अब जैसे हमको क्या कहना हुआ कि जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पिंड है जिसका वेट क्या है 10 kg है, 10 kg है ये, और इसको हमको क्या करना है, ऊपर की डायरेक्शन में उठाना है। उठाने का मतलब, अब डायरेक्शन का मतलब हमको उठाना है, इसको उठाना है। तो हम इसको क्या बताएंगे कि कोई 10 किलो का पिंड अगर हमको ऊपर उठाना है, तो उसके लिए हमको क्या कहना पड़ेगा कि हमने 10 किलो के पिंड पर बल लगाया। उठाने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। लेकिन अब ये बल हमने क्या कहा कि हमने 10 किलो के जो ये 10 किलो का जो पिंड है उस पे बल लगाया। तो क्या बल लगाने से ये बात कंप्लीट हो जा रही है कि क्या ये पिंड उठ जाएगा? नहीं, हो सकता है 10 किलो का जो वेट है हमने इस तरीके से लगाया हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी पिंड है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर हमने नीचे से लगाया तो हो सकता है इधर दिया जाए, इधर से लगाएंगे तो इधर की तरफ भी मूव करेगा, और ऊपर से लगाएंगे तो नीचे की तरफ मूव करेगा। यानी अगर हमको ये कहना है कि 10 किलो का पिंड अगर हमको यहाँ तक ले आना है, ऊपर की तरफ यहाँ तक ले आना है इस जगह तक, तो हमको क्या कहना पड़ेगा, पूरा सेंटेंस हमारा क्या होगा, 10 किलो के पिंड पर 10 किलो के पिंड को उठाने के लिए हमने 2 न्यूटन का बल, 1 न्यूटन का बल, 4 न्यूटन का बल ऊपर की दिशा में लगाया। अगर ऐसा हम कहेंगे तभी ये स्पष्ट हो पाएगा कि यानी अगर हमने ऊपर की दिशा में लगाया तो इसका मतलब अब ये पिंड जो है वो जितना बल हमने लगाया ये उसको उठाने के लिए होगा। अगर हम ये कह देते हैं कि हमने इस डायरेक्शन से, इस तरफ से 10 किलो के पिंड पर 2 न्यूटन का 4 न्यूटन का बल लगाया, अगर 2 न्यूटन 4 न्यूटन का बल लगाया तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी हमको कहीं बल वाली बात रखेंगे, हम कहा 10 किलो के इस पिंड पर मैंने बल लगाया, तो क्या ये बात अगर ये हम कहते हैं कि 10 किलो के पिंड पर हमने बल लगाया, बल कहाँ लगाया, किस तरीके से लगाया, क्या करना चाहते थे बल लगा के, तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है।
2 न्यूटन का बल ऊपर की दिशा में लगा है। अगर हम ये बात कह दे रहे हैं, इसका मतलब अब ये बात स्पष्ट हो जा रही है कि उस पिंड को हम किस डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं। उसी तरीके से वेग क्या होता है? वेलोसिटी। कि हमने ये कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लेते हैं ये कोई पर्सन है और वो जो है उसका वेलोसिटी का सीधा तात्पर्य पहले तो दूरी और विस्थापन से होता है, क्योंकि इसका जो कंपोनेंट्स है वो दूरी और विस्थापन है। तो अब क्योंकि दूरी जो है वो अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है, तो अब अगर हमको वेग को डिफाइन करना है तो हम ये कहेंगे कि कोई बॉडी 5 किलोमीटर के वेलोसिटी से वो ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रही है, तभी हमको ये डिफाइन हो पाएगा कि इसकी वेलोसिटी वेग क्या है। यानी अगर हम वेग को कहेंगे तो सीधी सी बात है कि अगर हमको वेग को कहना है तो उसके साथ हमको उसकी डायरेक्शन अगर हम बता दे रहे हैं तो इसका मतलब तभी वो कंफर्म हो पा रहा है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। तीसरी बात है विस्थापन। अभी हमने चर्चा की विस्थापन को दूसरी तरीके से समझते हैं। क्या विस्थापन समझने की वेग अपने आप समझ में आएगा। जैसे हमने यहाँ पर क्या कहा था कि ये मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट है ए और आपका ये सेकंड लास्ट पॉइंट बी। तो फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट के बीच की मिनिमम जो ट्रेवलिंग पाथ होगा, डिस्टेंस होगी, वो क्या होगा? वो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा। अगर हमने कह दिया कि कोई बॉडी पहले इस डायरेक्शन में गई, फिर ये इस डायरेक्शन में गई, फिर इस डायरेक्शन में गई, फिर इस डायरेक्शन में गई, या फिर कोई डायरेक्शन इस तरीके से वो मूव की, तो ये इसका विस्थापन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमको ये बताना पड़ेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच के लिए वो सीधी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये डिफाइन हो जाता है कि हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट डायरेक्शन के, हम ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको कंफर्म नहीं कर पा रहे। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट को बताना है तो उसकी डायरेक्शन हमको बताना होगा। इसलिए ये भी राशि क्या होती है, ये जो विस्थापन है इसको भी हम किसके अंतर्गत रखते हैं? विस्थापन के अंतर्गत रखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत रखते हैं। यानी सीधी सी बात है, वे राशियां जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। वो क्वांटिटीज जो होती हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब और जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की नहीं, तो वो राशियां जो होती हैं वो सीधी इसमें स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आती है। जैसे हमने कह दिया समय, तो समय एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल टाइम। अब टाइम के साथ हम डायरेक्शन नहीं जोड़ सकते, 2 घंटा पूर्व, 3 घंटा पश्चिम या ऊपर या नीचे, तो इसके लिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम सारी राशियों को चार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, दूरी को रिप्रेजेंट करने के लिए, दाब को, ऊर्जा को, ताप को, आवृत्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत रखते हैं। एक चीज और आती है, वेक्टर क्वांटिटी को सीधी तरीके से ऐड नहीं किया जा सकता है। जैसे हमने अभी विस्थापन के बारे में चर्चा की, थोड़ा उसके बारे में और करते हैं। जैसे हमने कहा कि कोई बॉडी ए है, कोई पर्सन है और वो किसी एक पॉइंट ए पर है, मान लेते हो यहाँ पे खड़ा। अब हमने कहा कि वो पहले 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में गया, ठीक है, फिर 5 किलोमीटर के बाद उसने 3 किलोमीटर इस डायरेक्शन में दूरी तय की। अब आप बताइए कि उसके द्वारा ट्रैवलिंग डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो मैंने कहा ये 3 किलोमीटर अगर होगा तो ये और ये कुल मिला के उसके द्वारा चली गई कुल दूरी यानी डिस्टेंस तो हो जाएगी 8 किलोमीटर। लेकिन जब हम बात करेंगे इसके द्वारा तय किया गया डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, तो इस पॉइंट और इसके लास्ट पॉइंट की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी,
मिनिमम डिस्टेंस ये होगी, इसकी ये जो डिस्टेंस आएगी, ये जो दूरी आएगी, वो इसकी डिस्प्लेसमेंट। और इसको कैसे निकालेंगे? इसको ऐसे थोड़ी निकालेंगे 8 और +3, ये भी 8 होता है, सॉरी 5 + 3 = 8 मीटर, ऐसे नहीं। इसको हम सीधी तरीके से नहीं जोड़ेंगे, इसको हम त्रिकोणमिति के नियम से जोड़ेंगे इस तरीके से। इसको अगर हम रखें तो हम त्रिकोणमिति यानी इसको हम 90 का कोण मानते हैं, इसको आधार मानते हैं और इसको कर्ण मानते हैं। तो पाइथागोरस की एक प्रमेय है, इस कर्ण पर बना वर्ग आधार पे बने वर्ग तथा लंब पर बने वर्ग के योग के वर्गमूल के बराबर होता है। सीधी सी बात है, यानी ये हो जाएगा आपका, मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, तो ये हो जाएगा, ये 5 किलोमीटर था, तो 5 यानी A C का स्क्वायर हो जाएगा, A B का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 3 3 9, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर हो जाएगा 5 और 9 34, तो AC कितना हो जाएगा? AC हो जाएगा √34, यानी इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? √34 किलोमीटर। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये डायरेक्शन हमको बतानी पड़ेगी। तो सीधी सी बात यह है कि हम ये कहेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी को गणित के साधारण नियमों द्वारा रिप्रेजेंट नहीं किया, जोड़ा घटाया नहीं जा सकता, जबकि अदिश राशि को गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा घटाया जा सकता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको, जैसे हमने क्या कहा कि हमने F अगर हमने कहा कि बल लगाया, तो बल ऐसे नहीं लिखेंगे, बल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा क्या करना होगा? इस पे एक वेक्टर लगाना पड़ेगा, जिसको तीर के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसको बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर ये जो हमने ऊपर लिखा इसी को कहते हैं वेक्टर, यानी वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा वेक्टर सिंबल द्वारा ही रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पे भी इसको लिखेंगे, अगर कोई सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके ऊपर ये वेक्टर का साइन लगा देंगे। तीन चीजें निकल के सामने आई, सदिश राशियां, विराशियां हैं। इसमें कभी-कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है सदिश और अदिश राशियों में क्या अंतर है, कोई 4 अंतर, 3 अंतर, 2 अंतर लिख के बताइए। तो आप क्या लिखेंगे? सदिश राशियां विराशियां हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ यानी परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता पड़ती है। अदिश राशियां वे राशियां हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। एक अंतर हो गया। दूसरा, ये गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा एवं घटाया नहीं जा सकता या हल किया नहीं जा सकता, जबकि स्केलर क्वांटिटी गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया या हल किया जा सकता है। तीसरी बात क्या है? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर का साइन आवश्यक है, यानी जब भी हम इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो वेक्टर के सिंबल लगाकर ही रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं। तो ये सामान्य सी डिफरेंस है, यहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं, ये याद रखने की चीजें हैं। जब इसको समझ जाएंगे तो अच्छी तरीके से आप कुछ राशियां, एक हमने अभी लास्ट में बताया कि एक राशि और होती है जिसको हम टेंसर कहते हैं। टेंसर को कहते हैं प्रदिश राशि, जिसको हम कहते हैं प्रदिश राशि। प्रदिश राशि, प्रदिश राशि क्या है? वे राशियां जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता हो, परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता हो, लेकिन इसको जोड़ने एवं घटाने के लिए गणित के सामान्य नियम से भी हल कर सकते हैं। इसमें वेक्टर का कोई वेक्टर, जैसे हमने कहा कि वेक्टर क्वांटिटी को गणित के सामान्य नियमों द्वारा नहीं जोड़ा घटाया जा सकता, लेकिन इस राशि को गणित के सामान्य नियमों द्वारा जोड़ा एवं घटाया जा सकता है। लेकिन इसको प्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन जरूरी है, यानी कुछ गुण इससे मिल रहे हैं, कुछ गुण
इससे मिल रहे, इसलिए इन राशियों को इन दोनों राशियों से अलग रखा गया है। उसमें कौन कौन सी राशि आती है? धारा, जड़त्व आघूर्ण, प्रतिबल, आवृत्त etc। तो जैसे अब हमने कहा धारा, तो जैसे मान लेते हैं ये कोई, अभी ये आपके सिलेबस में है नहीं लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये लोड है, यहाँ पे आपकी बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे आपका पावर है, पावर का मतलब स्विच। अब हमने क्या कहा कि यहाँ पे हमने ऑन किया तो धारा बहना शुरू हुई। अब धारा किस डायरेक्शन में बह रही है, यानी विद्युत धारा किस डायरेक्शन में बह रही है, किस डायरेक्शन में बह रही है, किस डायरेक्शन में बह रही है, ये हमको बताना बहुत आवश्यक होता है। हमको बिना बताए ये कंफर्म नहीं हो सकता है कि इसमें धारा बह रही है नहीं बह रही है। उसका सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जब भी हम धारा को बताएंगे तो उसकी डायरेक्शन बताएंगे, लेकिन इसको हम असामान्य नियम से भी जोड़ा जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ से 2 एम्पीयर की धारा इसमें है, 2 एम्पीयर की धारा इसमें है, और कोई और एक है उसमें 2 एम्पीयर की धारा, कोई और सर्किट है, परिपथ है, तो जिसमें 3 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो इसको सामान्य नियम से जोड़ा जा सकता है। यानी अगर इसमें 3 एम्पीयर की धारा बह रही है तो इन दोनों में मिला के कितने एम्पीयर की धारा बह रही है? 3 2 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। बस इतना सामान्य सा अंतर है। एक बार इसको फिर से रिव्यू करते हैं एक ही बार में। राशियों के प्रकार, राशियां 2 प्रकार की होती हैं मुख्यतः। पहली राशि होती है वेक्टर क्वांटिटी, दूसरी होती है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए हमको परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता पड़ती है। वे सारी राशियां सदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं, जिसमें बल है, वेग है, विस्थापन है, त्वरण है, संवेग है, आवेग है, बल आघूर्ण। दूसरी राशि स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशियां वे राशियां जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं। वे सारी राशियां अदिश राशियां होती हैं जिसके अंतर्गत चाल, दूरी, समय, दाब, ऊर्जा, ताप और आवृत्ति आती है। तीसरी राशि विभिन्न प्रकार की राशियां हैं, विभिन्न प्रकार की राशियां हैं जिसको हम कहते हैं टेंसर। प्रदीप्त राशियां, प्रदिश राशियां, प्रदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको दिशा की आवश्यकता होती है, लेकिन इसको गणित के सामान्य नियमों द्वारा जोड़ा एवं घटाया जा सकता है। बस इसमें इतना ही जानना है, बाकी सारी चीज़ों को आप इन 4-5 राशियों को लिख के याद कर लीजिए। इसमें इतना ही जानना है, बाकी आगे सिलेबस में आपको और कुछ पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।